अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ESR। ठीक है, इंट्रोडक्शन में कहता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ द एंटीकोएगुलेंट द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ द आरबीसीज फ्रॉम द स्पेसिमेन ऑफ द ब्लड इज नोन एज द सेडिमेंटेशन। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, हम देख रहे हैं कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन। अब यहाँ पे जो सेडिमेंटेशन है, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि कह रहा है कि ये चीज़ क्या होती है, सेडिमेंटेशन क्या होती है कि कोई भी एंटीकोएगुलेंट इसकी प्रेजेंस में जो आरबीसीज का सेटलिंग डाउन, ठीक है, आरबीसी का एक मतलब सैंपल लेते हैं और उसमें से आरबीसीज क्या हो जाते हैं कि नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, उसमें लेकिन आपने क्या डाला है, कोई भी एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट का मतलब क्या है कि ऐसी चीज़ जो कि ब्लड को जो है वो जमने में जो है ना वो जमने नहीं देती, ठीक है। तो उसको जब ब्लड को जमने नहीं देगी, इस तरह का कोई एजेंट डालेंगे, उसकी प्रेजेंस में जितने भी आरबीसीज हैं नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, ठीक है, सैंपल के बॉटम में चले जाएंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि द रेट एट विच दिस सेटलिंग ऑफ आरबीसी अकर इज नोन एज द एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जिसको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन यानी ESR कहते हैं। आरबीसी सेटल डाउन बिकॉज दे आर हैवियर देन प्लाज्मा। आरबीसी नीचे क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि वो हैवी होते हैं, ठीक है, प्लाज्मा के कंपैरेटिवली। उसके अलावा कहते हैं कि ESR इज इनहेंस्ड। ESR का रेट जो है वो कब बढ़ जाता है, मतलब जो नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन अगर ये नॉर्मल से ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है तो ये क्यों बढ़ती है? इज़ इन्हेंस्ड बाय द रोलेक्स फॉर्मेशन। अब रोलेक्स फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि जो आरबीसीज हैं वो क्या हो जाते हैं, उनकी शेप में फ़र्क आ जाता है, रोलिंग शेप में चले जाते हैं, रोल हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये मज़ीद हैवी होके बॉटम में बैठ जाते हैं, ठीक है, और ये नॉर्मल नहीं होता, ठीक है। उसके बाद है जी नॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ ESR इन द फर्स्ट आवर्स, ठीक है, अगर आपने ब्लड लिया तो उसके पहले 1 घंटे के अंदर अगर आप ESR काउंट करते हैं तो वेस्टर्न ग्रीन मेथड जो है, ठीक है, यानी कि ये एक टेस्ट का नेम है जिसके थ्रू हम जो है ना ESR को कैलकुलेट करते हैं। उसके मुताबिक मेल के अंदर 5 से 10 मिलीमीटर होते हैं और अगर फीमेल की बात करें तो 10 से 15 मिलीमीटर जो हैं तक जो है ना ये नॉर्मल होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें विंट्रोप्स मेथड की, ठीक है, जिसमें मेल में ये 0 से 10 मिलीमीटर तक होते हैं, फीमेल में 0 से 15 मिलीमीटर तक होते हैं, ठीक है, तो ये इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। एक दफ़ा फिर से बता दूँ कि ये सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है कि किसी भी एंटीकोएगुलेंट की प्रेजेंस में, यानी कि ऐसा एजेंट जो कि ब्लड को जमने नहीं देता, उसकी प्रेजेंस में अगर आरबीसीज जो है वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, मतलब आपने सैंपल लिया और उसको जो है ना कुछ टाइम बाद ब्लड से वो जो सैंपल है नीचे जाके बॉटम में इकट्ठे हो गए, ठीक है, तो इसको हम ये कहते हैं सेडिमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। और इसकी एक नॉर्मल वैल्यू होती है, अगर ये उससे डिफर करे तो वो इंडिकेशन होती है कि बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है। अब कहते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द ESR। अब ESR की वैल्यूज़ के अंदर कब चेंज आता है, यानी कौन से फैक्टर हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं? उसमें सबसे पहले आ जाता है साइज एंड शेप ऑफ आरबीसी। आरबीसी की साइज और शेप, ठीक है, इसमें फ़र्क आएगा तो सेडिमेंटेशन रेट जो है वो अफेक्ट होगा। कॉन्टेंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजिन न्यूट्रलाइज द जीटा पोटेंशियल आरबीसीज so that they become adherent to each other resulting in increased ESR। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं और फिब्रिनोजेंस भी होती हैं। अब वो क्या करती हैं, पकड़ के जो जीटा पोटेंशियल है, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो आरबीसीज हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, पोटेंशियल जो है उसमें फ़र्क आने की वजह से जब वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे तो जिसकी वजह से ESR वो का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि चिपकने की वजह से वो क्या हो जाएंगे, हैवी हो जाएंगे। उसके बाद है स्पीडिंग ऑफ द रोलेक्स फॉर्मेशन। अब जो रोलेक्स फॉर्मेशन है उसकी स्पीडिंग, अगर तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से मतलब रोलेक्स फॉर्मेशन हो रही है तो उसके रिजल्ट में ESR बढ़ेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉर्पसल्स, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो अफेक्ट होगी उस कंडीशन में भी। कोलेस्ट्रॉल की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी तब भी। टेम्परेचर की अगर बात करेंगे तो टेम्परेचर जो है वो इज़ अबव 20 डिग्री, ठीक है, 20 डिग्री से अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ESR रेट का इंक्रीज़ कर जाएगा। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब बता रहा है कि विद हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी आरबीसी सिंक मोर क्विकली, यानी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगी तो आरबीसी जो है वो बॉटम में ज़्यादा इकट्ठे होंगे, ठीक है। और डिक्रीज विस्कोसिटी इंक्रीज द ESR, अगर विस्कोसिटी को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है, तो ESR जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद आ जाता है फैक्टर इंक्रीजिंग द ESR। अब वो फैक्टर जिनकी वजह से जो है ESR क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। अब इन्हें ये वाले फैक्टर्स जो है ना, मतलब क्वेश्चन पूरे वैसे इंपॉर्टेंट है लेकिन फैक्टर्स को अपने अच्छे से याद करना है। अगर तो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ESR का रेट बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तब भी, अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन का नेम है, ठीक है, अगर ये बढ़ जाए तब भी, फिब्रिनोजिन के अंदर इंक्रीज है तब भी बढ़ेगा।
टेम्परेचर 20 डिग्री से अबव जाए, उस कंडीशन में एक्यूट इन्फेक्शंस होते हैं जो, ठीक है। इन एक्यूट इन्फेक्शन प्रोटीन इंटर द प्लाज्मा फ्रॉम द साइट ऑफ द इन्फेक्शन, ठीक है। तो क्या होता है, ये जब कोई इन्फेक्शन होता है तो जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है वहाँ से कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि प्लाज्मा के अंदर इंटर हो जाती हैं, जिसकी वजह से ESR रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। उसके बाद है जी ये तो हमने देखा, ये जो कंडीशन है ये पैथोलॉजिकल है, नॉर्मल ये नहीं होंगी, ठीक है। उसके बाद है वेरिएशन इन ESR, ठीक है। अब ESR के रेट में कब फ़र्क आता है, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, ठीक है। फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या है कि जो कि नॉर्मल है, मतलब इस कंडीशन में अगर ESR का रेट ऊपर नीचे होता है तो कोई वो टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे इन प्रेगनेंसी द ESR इज़ अबाउट 35 मिलीमीटर इन फर्स्ट आवर, ठीक है। अगर पहले घंटे में अगर ESR कैलकुलेट करेंगे तो उसमें जो है ना हमें कितना मिलेगा, 35 मिलीमीटर मिलेगा, जो कि इंक्रीज्ड है एंड इज इंक्रीज्ड बिगनिंग फ्रॉम 10 to 12 वीक, ठीक है। और जो 10 से 12 वीक होते हैं, ठीक है, ड्यूरेशन प्रेगनेंसी के, तो उसमें क्या होता है कि ESR का रेट जो है वो बढ़ जाता है। इट रीचेज अ नॉर्मल लेवल एट 3 to 4 वीक आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। और डिलीवरी के जो है ना 3 से 4 हफ्तों के बाद ये नॉर्मल हो जाता है। ओल्डर एज में ESR का रेट इंक्रीज कर जाता है। जो न्यू बॉर्न होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो ESR का रेट है वो कम होता है, 0.5 मिलीमीटर फर्स्ट स्टार, ठीक है। पहले घंटे के अंदर 0.5 मिलीमीटर होगा। इसके अलावा चिल्ड्रन की बात करते हैं तो ESR रेट जो है वो 13 to 30 मिलीमीटर फर्स्ट स्टार, ठीक है। बच्चों के अंदर जो है वो 13 से 30 तक होता है। इट इज़ कंसिडरेबली इंक्रीज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, और मेंस्ट्रुएशन के दौरान भी ये रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। उसके बाद है जी पैथोलॉजिकल वेरिएशन की बात करते हैं। तो हम पैथोलॉजिकल वेरिएशन में कहते हैं कि ESR इज़ इंक्रीज्ड इन फॉलोइंग पैथोलॉजिकल कंडीशन। अब पैथोलॉजिकल कंडीशन यानी कि अब ESR का जो बढ़ना है, ठीक है, वो इंडिकेट करेगा कि ये किसी बीमारी की वजह से है। सबसे पहले तो ये कि कोई भी एक्यूट या क्रोनिक इन्फेक्शन हो उस कंडीशन में, ठीक है। फिर उसके बाद है अनीमिया, एक्सेप्ट सिकल सेल अनीमिया, यानी अनीमिया के जितने भी केसेस हैं उनमें जो है ना वो ESR का रेट क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन सिकल सेल अनीमिया के अंदर ये नहीं इंक्रीज करेगा। उसके बाद सीवियर ट्रॉमा, बर्न्स, फ्रैक्चर्स, और उस कंडीशन में सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया का मतलब ये कि ब्लड के अंदर अगर जो है वो आप कह लें कि बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो उस या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा ब्लड के अंदर जमा हो गए हुए हैं, तो इस कंडीशन को हम सेप्टिसीमिया कहते हैं। इसके अलावा जो है इसको हम मतलब आप कह लें कि ब्लड पॉइजनिंग भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब बैक्टीरिया वगैरह जो है वो जब इन्फेक्शन काज करते हैं, मतलब ये इन्फेक्शन तो खैर बैक्टीरिया की वजह से भी है, लेकिन इसके साथ वायरस, फंजाई वगैरह या कोई भी चीज़ जिसकी वजह से इन्फेक्शन होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में ESR जो है वो बढ़ेगा और सेप्टिसीमिया कंडीशन कहलाएगी। उसके बाद है जी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन आ जाता है, बॉडी के अंदर कोई भी इन्फ्लेमेशन वाली कंडीशन है, उस कंडीशन में पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, अगर लंग्स की जो है वो TB होगी, उसके बाद और मैलिग्नेंसी, यानी जिस्म के अंदर कोई खतरनाक जो है वो कैंसर वगैरह, कोई ट्यूमर, कोई मैस वगैरह है, तो उस कंडीशन में भी जो है ESR का रेट बढ़ेगा और वो पैथोलॉजिकल वेरिएशन में आएगा। उसके बाद है कंडीशन इन विच ESR रेट इज़ डिक्रीज्ड। अब वो कंडीशन जिसमें ESR रेट जो है वो नॉर्मल से डिक्रीज होगा। कार्डिक फेलियर के केस में, या उसके बाद पॉलीसाइथीमिया, यानी कि जब पॉलीसाइथीमिया क्या होता है कि जब आपका जो HB है या ब्लड के RBCs का जो लेवल है नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। आफिब्रिनोजिनोमिया, ठीक है, आफिब्रिनोजिन की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाए तो उस कंडीशन में भी जो है ESR का रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। उसके बाद है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ESR। अब ESR को हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्लिनिकली इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो डायग्नोस्टिक एक सबसे पहले है कि डायग्नोसिस में हेल्प करता है, इसकी डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है। ESR हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ द डिसऑर्डर एंड इन्फेक्शंस, ठीक है, डिसऑर्डर्स और इन्फेक्शन को डायग्नोस करने में हेल्प करता है। द प्रेजेंस ऑफ एन इंक्रीज्ड ESR सुजेस्ट एन ऑर्गेनिक डिजीज, ठीक है, अगर तो ये इंक्रीज्ड है तो ये हमें बताता है किसी भी डिजीज के बारे में, इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी साइन, ठीक है, अगर कोई भी साइन मतलब बॉडी नहीं शो कर रही है, कोई साइन नहीं दे रही, कोई सिम्टम नहीं दे रही, लेकिन ESR का रेट इंक्रीज है तो इंडिकेशन है कि बॉडी के अंदर कोई ना कोई डिजीज चल रही है। उसके बाद आ जाता है प्रोग्नोस्टिक फीचर, ठीक है, प्रोग्नोस्टिक फीचर का मतलब ये है कि मतलब मेडिसिन जो है, जो आपने मेडिसिन ली है किसी भी बीमारी के खिलाफ, वो अफेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा डिसऑर्डर में वो मतलब उसको ट्रीट करने में ये हेल्प करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। तो प्रोग्नोसिस के बारे में ये बताती है कि ESR ऑल्सो हेल्प इन प्रोग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, प्रोग्नोस्टिक यानी प्रोग्नोसिस के हवाले से भी ये बताती है कि मेडिसिन इज इफेक्टिव और नॉट अगेंस्ट द डिसऑर्डर और इन्फेक्शन, की जो मेडिसिन आप ले रहे हैं वो उसके लिए बेहतर है या उसको ट्रीट करेगी या नहीं ठीक ट्रीट करेगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको जैसे याद कीजिएगा। ये फैक्टर्स अक्सर पूछ लेते होते हैं, MCQs में भी इनके हवाले से आ जाता होता है, तो इसको अच्छे से याद कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।